वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू ज़ेंग वांग यान को हरा देता है और नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है, जो की होता है क्वान जी यान वर्सेस मो यूजिन के बीच में। तो उनकी फाइट के बारे में डिस्पल्स कुछ बात कर रहे होते, तभी एक ड्रिजल पी का डिस्पल क्विनगांग कुछ गलत कमेंट कर देता है। उसी के लिए मो यूजिन जो है स्टेज से उतर आती है, तो बाकी डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ये तो ऐसे कैसे उतर आई, कि मो यूजिन की आंखों में रूल्स कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे स्टेज पे चढ़ गई थी, तो अब उतरने का क्या मतलब है। तो एक डिस्पल बोल रहा था तुम्हें क्या लगता है, इसने सुन लिया जो क्विनगांग ने अभी बोला है। तो बिल्कुल क्विनगांग के सामने आके खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि तुम मेरी बॉडी को देखना चाहते हो। वेल, वर्ड तो बड़ा ज्यादा खतरनाक लिखा हुआ था यहाँ पे, पर मैं वो यूज नहीं कर सकता हूँ, ट्रांसलेटर्स भी नशे कर रहे हैं। क्विनगांग बोलता है कि मुझे लगता है कि मिस मो ने कुछ गलती कर दी है, वो मैं नहीं था जिसने ये बोला है। तो मो यूजिन बोलती है कि ये इम्पॉसिबल नहीं, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। तो वो डिस्पल्स थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तो मो यूजिन कंटिन्यू करती है, पर देखने के बाद तुम्हें अपनी आंखें निकाल के मुझे देनी पड़ेंगी। तो क्विनगांग बोलता है नहीं मिस मो, मैं नहीं देखना चाहता हूँ। क्विनगांग इंस्ट्रक्टर वैन की तरफ देख के रो रहा होता है और मदद मांग रहा होता है। मो यूजिन बोलती है कि अगर तुम नहीं देखना चाहते हो तो ठीक है, पर मैंने वो वर्ड्स तुम्हारे मुंह से निकलते हुए सुने हैं, तो तुम्हें अपनी जीभ को काट देना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है मिस मो प्लीज माफ कर दो इस ड्रिजल पी के डिसिपल को इसकी बातों के लिए। मैं पक्का ही आपको श्योर करता हूँ कि इसको पनिशमेंट मिलेगी जो इसने अभी बोला है। फिर वो क्विनगांग को बोलता है कि जल्दी से अपोलोजाइज करो मिस मो को। फिर क्विनगांग मो यूजिन को बोलता है कि मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। मो यूजिन नहीं मान रही होती और बोल रही होती कि तुम्हें अपनी एक आंख को निकालना पड़ेगा और अपनी जीभ को कट करना पड़ेगा। इन दोनों में से तुम कोई एक को चूज कर सकते हो। फिर वहां पे लू ज़ेंग भी आ जाता है और इंस्ट्रक्टर वैन की तरफ देख रहा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि क्विनगांग ने गलत बोला और ये डिजर्व करता है, पर अब मेरे को इंस्ट्रक्टर वैन ने सिग्नल दे दिया आंखों से, तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। लू ज़ेंग मो यूजिन के पास आके बोलते कि मिस मो, जो क्विनगांग है उसने पहले से सॉरी बोल दिया तुम्हें, इसे सीन को तुम भूल क्यों नहीं जाती। तो मो यूजिन बोलती है अगर माफी मांगने से सब ठीक होता तो हम मार्शल आर्ट्स को लर्न ही क्यों करते। और तो लू ज़ेंग बोलते कि माफी मांगना एक तरीका है, जो वीक इंसान है वो स्ट्रॉन्ग इंसान से माफी मांग के बच सकता है, पर तुम बड़े ज्यादा मांग रही हो इससे कि अब इसकी आंखें निकालना और इसकी जीभ को काटना। तो मो यूजिन बोलती है इसकी स्ट्रेंथ मेरे से कंपेरेबल नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी करूंगी वो जस्टिफाइड होगा, मैं वीक के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो लू ज़ेंग बोलता है कि मिस मो की स्ट्रेंथ मेरे से कंपेरेबल नहीं है, तुम मेरे से वीक हो, इसका क्या मतलब, मैं जो भी करूंगा वो ठीक होगा। तो मो यूजिन बोलती है वो ठीक है, पर अगर तुम हार जाओगे मुझसे तो जो मैं इसके साथ करने वाली थी वो मैं तुम्हारे साथ करूंगी। तो लू ज़ेंग बोलता है ठीक है, पर तुम्हें अब क्विनगांग को छोड़ना पड़ेगा। तो मो यूजिन बोलती है इसको छोड़ दूं मैं, जो मेरे को ऑफेंड करता है वो इतनी आसानी से भी नहीं बच सकता। फिर वो क्विनगांग की तरफ एक अटैक कर देती है। लू ज़ेंग रुकने को बोलता है, पर वो फिर भी नहीं रुकती है और उसके दिल पे अटैक कर देती है। वैसे उसको हुआ तो कुछ नहीं होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि चलो इसके पता तो है इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वेल, उसने एक्चुअली एक सील टाइप सेट कर दी होती है उसके दिल के ऊपर, मुझे नहीं पता वो क्या करती है कि क्या नहीं, इसमें बताया नहीं इतना। मो यूजिन बोल रही होती है ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इसके शरीर में छेद करने से। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं जीत जाऊंगी तो मैं इसे कैसे पनिश करूंगी। वो दोबारा अरेना में एंटर कर जाती है और बोलती है कि तुम बड़े ज्यादा गिफ्टेड और स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम मुझे हरा पाओ। तो क्वान जी यान बोलती है क्यों नहीं। तो मो यूजिन बोलती है कि मैं देख सकती थी, मैंने तुम्हारे पहले एक्सप्रेशन देखे हैं, तुम्हारे एक्सप्रेशन में जरा भी हेट नहीं थी लड़कों के खिलाफ, तो इसलिए तुम हारोगे मेरे से। क्वान जी यान बोलती कि अगर मैं लड़कों को हेट नहीं करती हूँ, लड़कियों को हेट करती होंगी तो मो यूजिन बोलती कि लड़कियों को हेट मैं इसको बिलीव नहीं करती। तो क्वान जी यान बोलती है अगर तुम बिलीव नहीं करती तो मैं तुमसे फाइट करती हूँ, तुम्हें बताती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा हेट करती हूँ। फिर क्वान जी यान सोच रही होती कि मैंने बड़ा ज्यादा प्रैक्टिस की है दिन रात पिछले 2 सालों से, ताकि मैं यूनियू पीक की ग्लोरी को बढ़ा सकूं, मैं यहाँ पे नहीं हार सकती हूँ किसी भी कीमत में। फिर हमें सीन दिखा जाते हैं फ्लैशबैक पे, जहाँ पे वो ट्रेन कर रही होती है सुबह शाम बिना रुके हुए। फिर वो अपना अटैक यूज करती है मेडन्स 100 जेड फ्लावर स्वॉर्ड, और बहुत ज्यादा स्वॉर्ड्स मो यूजिन की तरफ बढ़ने लग पड़ती हैं। मो यूजिन बोल रही होती कि बेकार से ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं करेंगी। फिर वो भी अपना अटैक कर देती है क्वान जी यान की तरफ। फिर वो दोनों पीछे की तरफ कूद जाती हैं। क्वान जी यान बोल रही होती कि इसका अटैक तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मो यूजिन बोलती है कि मुझे ये बड़ा ज्यादा पसंद आया, तुम बड़े ज्यादा भयंकर हो। इन वर्ड्स को सुन के थोड़ा सा क्वान जी यान ब्लश करती है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है अपनी स्वॉर्ड से। वो बड़ी ज्यादा फास्ट स्पीड में लड़ाई कर रही होती है, पर आखिर में क्वान जी यान की स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है और मो यूजिन अपनी स्वॉर्ड को उसकी फोरहेड पे रख देती है। क्वान जी यान अपना सिर पीछे करने की कोशिश करती है, तो मो यूजिन बोल रही होती कि मिस क्वान, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने हार को नहीं मान रही हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक और चांस दे दूंगी। फिर वो अपना हाथ उसके गाल पे रख देती है और बोलती कि अगर तुम एक भी बार और हारी तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। भाई ये लड़की इतनी ज्यादा ठरकी कैसे हो सकती है। तो क्वान जी यान जल्दी से बोलती कि मैं सरेंडर करती हूँ। मो यूजिन बोलती कि सच्ची मैं राक्षस नहीं हूँ, तुम ऐसा कैसे बोल रही हो मुझे। क्वान जी यान अपनी स्वॉर्ड को उठाती है और सोच रही होती
होती है कि तुम तो एक डीमन से भी ज्यादा डरावनी हो। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लू यान का जो लेजेंड था जो उसने क्रिएट किया था वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता इतनी आसानी से। तो एक बोल रहा होता है कि क्वान जी यान बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मोयू जिन जो है ये तो बड़ी ज्यादा डरावनी है, इसने तो अपना अभी तक किलिंग मूव भी यूज नहीं किया था इसके खिलाफ। तो एक डिस्पल बोल रहे होते कि इस बार हमारे ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर है क्योंकि इस बार की गर्ल्स भी बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू जेंग भी इस मैच को देख रहा होता है और सोच रहा होता है। तो जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि नेक्स्ट मैच ड्रिजल पीक लू जेंग वर्सेस को डिस्पल जियांग शिली। तो जो फिर्मामेंट मॉडल होते हैं, पर्पल स्काई मॉडल होते हैं, वो हंस रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जियांग शिली जो कि क्यूंगिन सेक्ट का को डिसिपल और सेलेस्टियल रेलम में है। डिस्पल्स बोल रहे होते कि जियांग शिली जो है वो एक बड़ा ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट है पर्पल स्काई मॉडल का, ये पक्का टॉप 5 में आएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि लू जेंग इसके खिलाफ जीत पाएगा कि नहीं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि ये तो बड़ी ज्यादा हैरानी की बात होगी और अमेजिंग बात होगी अगर लू जेंग इस मैच में जीत जाएगा। तो लू जेंग सोच रहा होता है कि को डिसिपल वो भी पर्पल स्काई मॉडल का, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि इस फाइट को स्टार्ट करो। जियांग शिली अपने ओरा को रिलीज करता है जो कि एक ब्लैक और ग्रीन कलर का मिक्सचर होता है और लू जेंग की तरफ एक अटैक यूज करता है जिसकी वजह से लू जेंग को बड़े ज्यादा जियांग शिली दिखाई दे रहे होते हैं उसके अराउंड में। लू जेंग सोच रहा होता है ये तो इनिशिएट फॉर्म है, इसने जो अपने इनिशिएट फॉर्म को अपनी बॉडी में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। ये जो इंसान है इसकी टेक्निक एक इल्यूजन जैसे है और एक असैसिन की टेक्निक की तरह है। वो जो क्लोन्स होते हैं वो लू जेंग के सामने होते हैं। लू जेंग सोच रहा होता है कि इन क्लोन्स में से वो एक होगा। तो इंस्ट्रक्टर वैन भी बोल रहा होता है कि जियांग शिली तो मुझे शैडो क्लैन का लग रहा है। जो पीपल होते हैं शैडो क्लैन के वो असैसिनेशन के लिए ट्रेन किए जाते हैं क्योंकि इनका जो टैलेंट होता है वो असैसिनेशन के मामले में बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये पिछले कुछ 100 सालों में इन्होंने बड़े ज्यादा राजा और ऑफिशियल्स को मारा है। तो जोयुन बोलते हैं कि इसका क्या मतलब लू जेंग डेंजर में होगा। जियांग शिली उन क्लोन्स में से छुप के बोल रहा होता है कि लू जेंग बाकी तुमसे डरते हैं पर मैं नहीं डरता हूँ तुमसे, कोई भी शैडो क्लैंस की असैसिनेशन से नहीं बच सकता है। और वो हंस रहा होता है क्लोन्स में से। लू जेंग बोलता है ओ अच्छा तुम हंस भी सकते हो, मैंने सोचा कि तुम गूंगे होगे। लू जेंग के सैवेज रिप्लाई से जो जियांग शिली होता है वो चुप हो जाता है। लू जेंग बोलता है अच्छा, फिर अपनी डिमोनिक गॉड फैंटम्स को यूज करता है और एक अटैक जो होता है वो बिल्कुल ही जियांग शिली के साइड से निकल जाता है। लू जेंग बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर अगर तुमने वो शब्द नहीं बोले होते तो मुझे पता नहीं लगता तुम कहाँ पे होते। जियांग शिली बोलता है तुम्हें चाहे पता भी हो कि मैं कहाँ पे हूँ पर तुम फिर भी मेरे लिए कोई मैच नहीं हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो लू जेंग बोलता है अगर ये बात है तो जब मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था तुमने दोबारा क्यों नहीं अटैक किया मेरे ऊपर, तुम छिप क्यों रहे हो। जियांग शिली बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। जियांग शिली फिर सोचता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक एक्सपीरियंस असैसिन हूँ, मुझे अपने गुस्से से दूर रहना पड़ेगा। वो कंट्रोल कर रहा होता है अपने गुस्से को पूरी तरह से। लू जेंग वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है कि रेफरी ये ऐसे मेरे से बाहर नहीं निकल रहा और फाइट नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब, मैं यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकता हूँ ना। तो ये डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इस जियांग शिली की क्या प्रॉब्लम है, ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, ये जियांग शिली का पक्का ही नाम झूठा है और इसका फेम भी झूठा है, इसको सरेंडर कर देना चाहिए अगर ये बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि लू जेंग तो अभी से बोर हो गया, ये तो ऐसे बैठ गया वहाँ पे। तो जो ब्रदर होता है मोयू जिन का वो बोल रहा होता है कि ये लू जेंग तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जियांग शिली को कैसा फील हो रहा होगा अब शैडोज के बीच में छुपे हुए इन डिस्पल्स की बातों को सुन के। मोयू जिन बोल रही होती है मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ उसके खिलाफ लड़ने से, जब मैं उसके खिलाफ जीत जाऊंगी तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। भाई इस लड़की को कोई समझाओ, इतना ज्यादा ठरक अच्छा नहीं होता है। तो उसका ब्रदर बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझसे हार गई फिर, तो वो बोल रही होती कि फिर तो वो जो भी करना चाहता है मेरे साथ वो कर सकता है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि वो मेरे साथ क्या करेगा। भाई शिट, उसका ब्रदर भी ये सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 43 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो क्या। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था जियांग शिली अपने क्लोन्स में छुपा होता है पर लू जेंग कुछ नहीं कर रहा होता, लू जेंग वहाँ पे बैठ जाता है। तो जो पी होता है वो बोल रहा होता है कि लू जेंग तो बड़ा ज्यादा तेज दिमाग का है। मोयू जिन भी बोल रही होती है कि अब तुम्हें और भी ज्यादा एक्साइटेड हो इससे फाइट करने के लिए। तो पी बोलता है कि अगर तुम उससे हार गए तो क्या करोगे। तो मोयू जिन बोलती है तो वो करेगा जो भी कर सकता है मेरे साथ, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। सो गाइस चैप्टर नंबर 44 की स्टार्टिंग होती है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं जियांग शिली ने फाइनली अपना अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने ये भी सुना था कि इसने ट्रेनिंग ली असैसिनेशन की, पर एक असैसिन को अपने गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है जरा भी अपना गुस्सा। तो जियांग शिली बोल रहा होता है ये सब कचरे हैं जो भी बकवास कर रहे हैं। फिर जियांग शिली लू जेंग की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। वो सोच रहा होता है कि अब मैं अटैक करने के लिए निकल ही चला हूं तो मैं इसको मार के रहूंगा। लू जेंग आइज क्लोज करके बैठा हुआ होता है। तो जियांग शिली आ
आ रहा होता है उसके पास और सोच रहा होता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये इतने ज्यादा बकवास कर रहे हैं कि नहीं, पर लूजंग तुम सोच रहे तुम मुझे हरा सकते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो लूजंग की तरफ आ रहा होता है, लूजंग अपनी आईज को ओपन कर लेता है, वांग यान अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और लूजंग की तरफ अटैक करने लगा होता। वो सोच रहा होता है कि वांग यान मियो इसलिए हारा क्योंकि उसने सोल अटैक लिए था तुमसे, पर अब मेरी बारी है। जो सोल अटैक होते हैं वो शैडो क्लैन की स्पेशलिटी है, अब तुम यहाँ पे मारे जाओगे। फिर वो लूजंग की तरफ अपना सोल अटैक कर देता है, पर लूजंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जियांग शिली बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, मेरा सोल अटैक वर्क क्यों नहीं किया। लूजंग स्माइल करता है और अपने स्पिरिट थ्रोन अटैक का यूज करता है जियांग शिली के खिलाफ, और साथ में अपने फ्लाइंग नाइफ को भी उसकी साइड भेज देता है। जियांग शिली स्टन हो जाता है थोड़ी देर के लिए स्पिरिट थ्रोन अटैक से, पर फिर वो थोड़ी देर में रिकवर कर लेता है। फिर जो फ्लाइंग नाइफ आ रहा होता है उसके साइड, तो वो अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने लगा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये तो एक पुराना नाइफ है, तुम क्या सोच रहे हो ये कचरे का पीस मेरी स्वॉर्ड को रोकेगा। पर जैसे ही वो फ्लाइंग नाइफ उसकी स्वॉर्ड से टकराता है तो वो स्वॉर्ड उसके हाथ से बाउंस हो जाती है और उस पे एक कट भी लग जाता है। वो फ्लाइंग नाइफ तो पीछे की तरफ चला गया, तो फिर लूजंग उसे पीछे से कंट्रोल करता है और जियांग शिली के साइड द्वारा भेज रहा होता है। जियांग शिली उसे बड़ी मुश्किल से डोज करता है। जियांग शिली फिर अपने शैडो क्लोन्स में छुप जाता है। लूजंग बैठ के कर रहा होता है अटैक। लूजंग स्माइल करता है और अपने फ्लाइंग नाइफ को फिर से बुला लेता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लूजंग का फ्लाइंग नाइफ तो जियांग शिली की डिवाइन स्वॉर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक डिस्पल बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी आंखें खराब है क्या, तुमने ये नहीं देखा कि उसका साउल अटैक भी ज्यादा पावरफुल है लूजंग से। जियांग शिली साउल अटैक में भी लूजंग से हार गया है। तो जो पैट्रियार्च होता है वो बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है जो जियांग शिली है उसका जो इंटेंट है वो लूजंग को मारना है। क्या इसका कोई सीन है कि लूजंग से खिलाफ ये इतना ज्यादा क्यों मारने पे तुला हुआ लूजंग को। तो जो रिपोर्ट्स पैट्रियार्च ने मंगवाई थी वो एक इंस्ट्रक्टर उसको दे देता है। वो बोलता है कि पैट्रियार्च ये लो जो लूजंग की इन्फॉर्मेशन अभी तक। पैट्रियार्च उस डॉक्यूमेंट को ओपन करता है और उसे रीड करने लगता है। वो बोल रहा होता है कि उसने जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो अपने फर्स्ट टाइम में ही जब वो 7 स्टार स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म में घुसा था तभी सीख लिया था। जो 2 एल्डर्स थे स्टार स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म के, वो लूजंग की इस अचीवमेंट को रिपोर्ट करना चाहते थे, पर उसकी रिपोर्ट को रोक दिया गया, वो भी पर्पल स्काई इमॉर्टल और फर्मामेंट इमॉर्टल के द्वारा। वो जो 2 बदतमीज बुढ़े हैं, क्या उनको कोई प्रॉब्लम है क्या? वो क्या सोचते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं इनर सेक्ट में? क्योंकि सेक्ट उन 2 बुढ़ों की इतनी हिम्मत कि अब उनकी इतनी ज्यादा हिम्मत कि वो ऑल पीक कंपटीशन में भी गड़बड़ कर पाए। जो जियांग शिली है मुझे पता वो पर्पल स्काई मॉडल का डिसिपल है और उसी ने ऑर्डर किया होगा लूजंग को मारने के लिए। तो एल्डर जू बोलता है कि पैट्रियार्च क्या मैं कुछ करूं और इस मैच को रोकूं? तो पैट्रियार्च बोलता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस मैच को देख के लग रहा है कि जो जियांग शिली है वो लूजंग को नहीं हरा पाएगा। चलो देखते हैं कुछ देर के लिए। लूजंग अपना डिमोनिक गॉड फैंटम्स को यूज करता है जियांग शिली के क्लोन्स की तरफ और साथ में अपना फ्लाइंग नाइफ भी उसकी साइड भेज देता है। वो फ्लाइंग नाइफ बिल्कुल जियांग शिली के पास आ जाता है। लूजंग सोच रहे होते कि ऐसा लग रहा है मुझे इसके पास और कोई किलर टेक्निक्स नहीं है बची हुई। जियांग शिली फिर अपनी स्वॉर्ड से उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है फ्लाइंग नाइफ को, पर फिर से उसकी स्वॉर्ड थोड़ी सी कट हो जाती है और वो दोबारा जाके उसमें छिप जाता है क्लोन्स में। जियांग शिली सोच रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है, अगर मैं सरेंडर नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ इसके हाथ में। तो जियांग शिली को पर्पल स्काई मॉडल का ऑर्डर आता है कि लीशी तुम्हें यहाँ पे सरेंडर नहीं करना किसी भी कीमत पे। तो जियांग शिली बोलता है कि मास्टर अगर मैं सरेंडर नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा लूजंग के हाथ में, इसका नेक्स्ट अटैक मुझे पता है मुझे मार देगा। पर्पल स्काई मॉडल बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है लीशी, मैं अभी भी कंट्रोल कर सकता हूँ इस मैच की आउटकम को, मैं अपना अटैक इसके ऊपर करूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा दिखाना कि तुम अटैक कर रहे हो इसके ऊपर पर अटैक हम करेंगे। तो जियांग शिली बोलता है कि पैट्रियार्च को नहीं लग जाएगा पता, वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर देगा। तो पर्पल स्काई मॉडल बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इतना ज्यादा अटेंशन भी पे नहीं कर रहा है इस मैच पे, तुम्हें बस तैयार होना है। जियांग शिली बोल रहा होता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, पर चलो ठीक है। तो फर्मामेंट इमॉर्टल भी बोलता है अब लूजंग तुम मारे जाओगे। वो एक पोर्टल को ओपन कर लेते हैं जियांग शिली के क्लोन्स के पास और अपने अटैक को उस पोर्टल में से भेज देते हैं। लूजंग बोल रहा होता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये किलिंग इंटेंट तो बड़ा ज्यादा डेंजरस है। उस पोर्टल में से वो अटैक आ रहा होता है लूजंग की तरफ। तो सारे डिस्पल्स भी बड़ा ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि अरे ध्यान से देखो ये जियांग शिली का काउंटर अटैक तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है, क्या कब से जियांग शिली अपनी पावर को छुपा रहा था क्या? तो एक डिस्पल बोल रहा होता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? जियांग शिली तो अभी अभी एंटर हुआ सेलेस्टियल रियलम में, पर उसके पास ऐसी पावर हो कैसे सकती है? लूजंग सोच रहा होता है कि ये सही नहीं है, ये जो अटैक है ये सेलेस्टियल रियलम की पीक का लग रहा है मुझे, टॉप का, और वो भी फुल पावर अटैक। ये पक्का ही पर्पल स्काई मॉडल और फर्मामेंट मॉडल का अटैक होगा। फिर लूजंग बचने के लिए अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को अपने आगे खड़ा कर देता है। वो अटैक उनको टच करके तबाह कर दे रहा होता है। वो अटैक लूजंग की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है कि अटैक तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, मुझे ऐसा लगता है मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। फिर वो अपने फ्लाइंग नाइफ को उस अटैक की तरफ भेजता है। वो अटैक आधा तो कट जाता है पर फिर से जुड़ के लूजंग की तरफ आ रहा होता है। जो डिस्पल होते हैं वो बोल रहे होते हैं अरे नहीं ऐसा लग रहा है कि लूजंग इसे नहीं
रोक पाएगा। जियांग शी तो बड़ा ज्यादा डरावना है, ऐसा लग रहा है कि जियांग शी ने अपनी पूरी पावर लगा दी इस एक अटैक में। वो अटैक लूजेंग की तरफ आ रहा होता है तभी एक बहुत खतरनाक अटैक आता है और जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये क्या चीज है, ये तो बड़ा ज्यादा स्कैरी है, बंदे डर जाते हैं बड़े ज्यादा। हुआ टायनमिंग भी बोल रहा होता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मैंने कभी बिलीव नहीं किया था कि जो पैट्रियार्च की पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वो जो अटैक होता है फिर्मामेंट इमॉर्टल और पर्पल स्काई इमॉर्टल का, वो वहीं पे तबाह हो जाता है और जो जियांग शी होता है उसके मुंह से खून निकलाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है ये अटैक मेरे ऊपर एम नहीं किया गया था, क्या मेरी कोई हेल्प कर रहा है, तो वहां पे पैट्रियार्च आ जाता है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं क्या ये था वो जिसने लूजेंग की हेल्प की है, क्या खुद पैट्रियार्च आए लूजेंग की हेल्प करने के लिए। तो जो रेफरी होता है वो ग्रीट करता है पैट्रियार्च को। लूजेंग पैट्रियार्च की तरफ देख रहा होता है। पैट्रियार्च बोलता है कि पर्पल स्काई मॉडल और फिर्मामेंट इमॉर्टल यहाँ पे आओ, तो वो दोनों वहां पे आ जाते हैं डरते डरते। पैट्रियार्च बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरी एग्जिस्टेंस को तो भूल ही चुके हो, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं हूँ यहाँ पे, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ओलंपिक कंपटीशन में एक डिसिपल को असैसिनेट करने की कोशिश करो। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सेक्ट इतना ज्यादा डार्क कैसे हो सकता है, ये कैसे बेकार से इमोर्टल है, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा कि उन्होंने एक डिसिपल को असैसिनेट करने की कोशिश की, वो भी ओलंपिक कंपटीशन में। मैंने तो ऐसा सुना था कि क्योंकि सेक्ट के जो रूल्स हैं वो बड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, पर ये जो इमोर्टल्स है ये तो कुछ भी कर रहे हैं और इनकी आंखों में तो रूल्स कुछ भी नहीं है, इनको तो पक्का ही पनिश करना चाहिए अच्छी तरह से। पर्पल स्काई इमॉर्टल बोलता है पैट्रियार्च ये जो अटैक है ये मेरे द्वारा नहीं प्लान किया गया था, मुझे तो इसमें मिक्स किया गया है, वो भी इस फिर्मामेंट इमॉर्टल का काम था सारा, जिसने मुझे बोला था इसको करने के लिए। फिर्मामेंट इमॉर्टल बोलता है कि पर्पल स्काई जो जियांग शी है वो तुम्हारा डिसिपल है और तुम भी थे इस अटैक के पीछे, अब तुम मुझ पे क्यों ब्लेम डाल रहे हो सारा ही। फिर्मामेंट इमॉर्टल सोच रहा होता है कि अब मुझे लग रहा है कि जो पैट्रियार्च है वो मुझे माफ नहीं करेगा, फिर वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो हवा में होता है तो पैट्रियार्च स्माइल करता है और उसे एक सिंगल अटैक से मार देता है वहीं पे और वो नीचे गिर जाता है। पर्पल स्काई इमॉर्टल पैट्रियार्च के पैरों में गिरा होता है और पैट्रियार्च बोलता है कि पर्पल स्काई मैं आज तुम्हारी जिंदगी को छोड़ता हूँ, पर इसकी पनिशमेंट के लिए जो तुमने आज की है उसके लिए तुम्हें प्यूगेटरी माउंटेन में अपनी जिंदगी भर रहना पड़ेगा। पर्पल स्काई इमॉर्टल थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि शुक्रिया पैट्रियार्च। पर्पल स्काई इमॉर्टल जियांग शी की तरफ देख रहा होता है जो कि पड़ा होता है अनकॉन्शियस, और फिर लूजेंग की तरफ भी देखता है। लूजेंग भी पैट्रियार्च की तरफ देख रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। पैट्रियार्च बोलता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तो जो डिसिपल्स होते हैं उनमें शोर मच जाता है और वो बोल रहे थे कि तुमने ध्यान से सुना अभी पैट्रियार्च ने क्या बोला। पैट्रियार्च ने लूजेंग को बोला कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तो एक डिसिपल बोल रहा था कि जो पैट्रियार्च है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है पूरे ईस्टर्न प्रोविंसेस में, जो कि एक दुनिया का हिस्सा है, उससे इस टाइप का प्रेज पाना ये तो बड़ी ज्यादा कमाल की बात है। और जो लूजेंग है वो बड़ा ज्यादा जितना हमने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा। पैट्रियार्च बोलता है कि मैंने जो साउंड वेव थी वो वहां पे कंट्रोल कर दी थी, पर तुम फिर भी थोड़े से अफेक्टेड हो गए मुझे ऐसा लगता है, ये लो इस पिल को लो। फिर पैट्रियार्च लूजेंग को एक पिल देता है और लूजेंग ध्यान से सोच रहा होता है और बोलता है ये क्या चीज है अब। तो जो एल्डर ज़ू होता है वो बोल रहा होता है ये ब्लड क्लॉटिंग पिल है, ये किसी भी तरह की इंटरनल इंजरी को हील कर सकता है और साथ में तुम्हारे ब्लड और की को भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। एल्डर ज़ू सोच रहा होता है कि इस तरह का गिफ्ट वो भी पैट्रियार्च से पाना, तुम बड़े ज्यादा लकी हो बच्चे। तो जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है इस मैच का जो विक्टर है वो ड्रिजल पीक का डिसिपल लूजेंग है। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो जियांग शी को वहां से उठा के लेके जा रहे होते हैं। लूजेंग बैठ जाता है और उस पिल को खा लेता है। फिर लूजेंग की बॉडी गर्म हो जाती है, रेड हो जाती है और उससे थोड़ी सी स्टीम निकलने लग पड़ती है। तो फिर रेफरी अनाउंस करता है अगले मैच को कोर डिसिपल सन चांग फू वर्सेस जीयून। तो फिर ऐसे मैच कंटिन्यू होते हैं और जो जीयून होता है वो जीत जाता है। फिर नेक्स्ट मैच होता है सन चांग फू वर्सेस लूजेंग। तो फिर रेफरी पीछे की तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि लूजेंग तो अभी भी ब्लड क्लॉटिंग पिल को खा के बैठा हुआ है, ये तो गिफ्ट है एक पैट्रियार्च का, ये बड़ा ज्यादा वेस्ट होगा अगर लूजेंग ऐसे उठ जाएगा और अपनी उस पिल की पूरी पावर को यूज नहीं कर पाएगा। तो फिर रेफरी जो होता है वो दूसरे रेफरी को पूछता है कि लूजेंग अभी भी जो है उस पिल के इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या हम दूसरे मैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर लूजेंग उठ जाता है और बोलता है नहीं तुम्हें कोई जरूरत नहीं चेंज करने की, मैंने ऑलरेडी जो है उस पिल के इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो रेफरी बोलता है चलो फिर ठीक है, चलो स्टेज के ऊपर जाओ। लूजेंग स्टेज के ऊपर जाता है और अपने ओरा को रिलीज करता है। उसका ओरा इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि जो सामने डिसिपल होता है कोर डिसिपल वो डर के मारे सरेंडर कर देता है। जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि कोर डिसिपल ने ऐसे सरेंडर कर दिया। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है हाँ और कर भी कह सकते हैं। जो डिसिपल्स है इस बार 33 पीक के वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोर डिसिपल से। तो एक कोर डिसिपल बोलता है कि अभी लूजेंग के बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, अभी हमारे पास हुआ टायनमिंग भी है और उसने अभी तक अपनी स्वॉर्ड भी नहीं निकाली है।
तो मोयूजिन भी बोल रही होती कि सब कचरे क्यों है, मुझे क्यों नहीं फाइट करने देते तुम लूजेंग से, मेरा कब मैच होगा उसके खिलाफ। सो गाइस चैप्टर नंबर 44 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। अपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशिएंट टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग अपने ओरा को रिलीज करता है और जो डिस्पेल होता है उसके खिलाफ कोड डिस्पेल वो सरेंडर कर देता है। तो जो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये कैसे, ये ऐसे कैसे, मतलब कोड डिस्पेल होकर भी सरेंडर कर सकता है। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है कि ऑल पीक के जो डिस्पेल्स हैं इस बार 33 पीक के वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोड डिस्पेल के मुकाबले। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है कि हुआ टाइमिंग के बारे में अभी तो हमने जाना ही नहीं है, उसने तो स्वॉर्ड भी निकाली है। तो मोयूजिन बोल रही होती कि मैं भी फाइट करना चाहती लूजेंग के, बेकार बंदे मेरी क्यों नहीं फाइट करा रहे हैं उसके खिलाफ। तो चैप्टर नंबर 45 की स्टार्टिंग होती है। रेफरी अनाउंस करता है कि टियानी पीक का जीयून वर्सेस कोड डिस्पेल पी टियानियाओ। तो फिर मोयूजिन बोल रही होती कि सीनियर ब्रदर पी अब तुम्हारी बारी है। पी टियानियाओ जा रहा होता है तो सारे जो डिस्पेल्स होते हैं वो रास्ता छोड़ देते हैं उसके लिए और एकदम ग्रैंड एंट्री देते हैं उसको। तो जो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि सीनियर ब्रदर पी हर बार क्यूंगन सेक्ट में सेकंड आता है, ये बड़ी आसानी से जीत पाएगा जीयून के खिलाफ। मुझे लगता है जो सीनियर ब्रदर पी है वो पक्का ग्लोरी लाएगा हम कोड डिस्पेल्स के लिए। फिर हमें जीयून दिखाया जाता है टियानी पी का जो कि सेलेस्टियल रेलम में होता है, और पी टियानियाओ जो कि क्यूंगन सेक्ट का कोड डिस्पेल और सेलेस्टियल रेलम सेकंड लेयर में है। जीयून बोल रहा होता है कि मैं इस मैच के लिए काफी देर से वेट कर रहा था। पी टियानियाओ स्माइल करता है। जीयून बोलता है कि नंबर 1 डिस्पेल ने मना कर दिए पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अब तुम्हें मेरे से फाइट करनी पड़ेगी। तुम ये जो सो कॉल्ड कोड डिस्पेल्स वो इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। तो पी टियानियाओ बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है कोड डिस्पेल्स इतने कुछ खास भी नहीं है। जीयून बोलता है तुम कोड डिस्पेल्स का घमंड तो तुम्हारे खून में बहता है, तुम बंदे हमेशा चेंज क्यों नहीं होते हो, मैं तुम्हें हरा दूंगा और सभी को शो कर दूंगा कि तुम कोड डिस्पेल्स घटिया और बेकार हो एक नंबर के। पी टियानियाओ अपनी 3 उंगलियां दिखाता है जीयून की तरफ और बोल रहा होता है कि मैं चलो मेरे अंदर घमंड भी है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, पर तुम्हारे खिलाफ मुझे सिर्फ 3 मूव्स चाहिए तुम्हें हराने के लिए। तो जो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे होते 3 मूव्स, वो भी जीयून को हराने के लिए, ये तो इतनी ज्यादा बकवास है, ये तो बड़ा ज्यादा इम्पॉसिबल है जीयून को हराना, वो भी इस मैच में। जो जीयून है वो एक भी मैच नहीं हारा अभी तक, ये तो अभी भी अनक्लियर है और कौन जीतेगा कि कौन नहीं, और ये ऊपर से बोल रहा है कि 3 मूव्स, मैं बिलीव नहीं कर सकता इसे। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है तो क्या हुए सेकंड पोजीशन में क्योंकि सेक्ट में, ये कुछ भी बोल रहा है। चलो देखते हैं कि पी टियानियाओ कैसे रिएक्ट करता है जब वो 3 मूव्स के बाद नहीं हरा पाएगा जीयून को। जीयून बड़ा ज्यादा हंस रहा होता है, वो बोल रहा होता है चलो ठीक है, मुझे दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम्हारे वो 3 मूव्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर जीयून अपना फर्स्ट अटैक करता है फिर्मामेंट टायरेंट ब्लेड 3 फोल्डिंग वेव्स, और वो अटैक कर देता है उसकी तरफ। जो ब्लेड्स का होता है ओरा वो पियानियाओ की तरफ आ रहा होता है। पियानियाओ सिर्फ स्माइल कर रहा होता है उस अटैक के सामने। फिर वो अपनी एक अटैक को यूज करता है जो कि होता है गोल्डन बेल श्राउड। वो बोलता है कि मैंने सिर्फ अपना एक अटैक यूज किया जिसका नाम है गोल्डन बेल श्राउड, और मेरे पास अभी भी 2 मूव्स बचे हुए हैं। जीयून सोच रहा होता है कि पियाओ टियान जो है वो मेरे को छोटा समझ रहा है अपने से, उसने 3 मूव्स तो प्रॉमिस किए मुझे, पर उसने एक डिफेंस का मूव भी काउंट किया है। तो जीयून बोलता है कि चल तुम इतनी ज्यादा बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें फोर्स ही कर दूंगा ताकि तुम अपने सारे अटैक्स डिफेंस के ऊपर यूज कर पाओ, फिर मैं देखता हूँ तुम उसके लिए कैसे डील कर सकते हो। फिर वो अपना दूसरा अटैक करता है पियाओ टियान की तरफ जिसका नाम होता है फिर्मामेंट टायरेंट ब्लेड 100 स्मैशिंग स्लाइसेस, और जो उसके ब्लेड्स के अटैक होते हैं वो बड़े ज्यादा कट्स कर रहे होते हैं पियाओ टियान की तरफ। पर उसकी गोल्डन बेल जो होती है, जो उसकी डिफेंसिव बैरियर मतलब एक गोल्डन बेल टाइप क्रिएट किया होता है उसने, उसके ऊपर हिट हो रहे होते हैं वो सारे अटैक्स और उसको तोड़ नहीं पा रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुमने ऑलरेडी 2 बार डिफेंड कर लिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक अटैक बचा हुआ है, अब तुम क्या करोगे। तो वो बोलता है हाँ मेरे पास सिर्फ एक अटैक बचा हुआ है। तो जीयून बोलता है कि मैं तुम्हें अटैक करने का मौका नहीं दूंगा, तुम डिफेंस पे रह जाओगे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे डिफीट करोगे, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक अटैक है। फिर वो अपना अटैक यूज करता है फिर्मामेंट टायरेंट ब्लेड द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड टेक्निक ओरा स्लाइस, और एक डीमन टाइप फॉर्म हो जाता है उसके ओरा से और पी टियानियाओ की तरफ आ रहा होता है। फिर पी टियानियाओ भी अपना अटैक यूज करता है बुद्धिज्म रीइंकार्नेशन, 6 बॉल्स को क्रिएट कर देता है गोल्डन ओरा की जिनपे संस्कृत मंत्र लिखे होते हैं, वो रोटेट कर रहे होते हैं उसके अराउंड। जो जीयून होता है वो भी उसकी तरफ अटैक कर देता है और बोलता है कि अब एक्टिंग करना छोड़ दो, और जो अटैक होता है जीयून का वो पी टियानियाओ की तरफ आ रहा होता है। पर पी टियानियाओ का जो गोल्डन बॉल्स होती हैं वो गोल गोल घूम रही होती हैं एक चक्कर के रूप में। जीयून बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम इसको ब्लॉक कर पाओगे कि नहीं। फिर उसका जो ओरा का ब्लेड टाइप होता है वो रुक जाता है उसकी बॉल्स की वजह से जो गोल्डन कलर की होती हैं और घूम रही होती हैं चक्कर के रूप में। जीयून सोच रहा होता है कि मेरा ब्लेड इंटेंट फ्रीज हो गया
क्या, ये कैसे हो सकता है? फिर पीटियन याओ जो होता है अपने चक्र से उसको स्वॉर्ड इंटेंट को घुमाता है और दोबारा जो उसका स्लैश होता है वो उसी की तरफ भेज देता है। जियून सोच रहा होता है कि ये तो मेरा असुरा स्लाइस अटैक था, ये मेरी तरफ ही कैसे आ रहा है? फिर बोलता है नहीं, ये तो मेरे असुरा स्लाइस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये पीटियन याओ तो बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भाग रहा होता है। फिर भागते भागते वो सोचता है कि उसका कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वो मुड़ता है और अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उस स्वॉर्ड की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो उड़ के बैरियर से टकराता है और वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। फिर पीटियन याओ बोलते है कि तुम्हें कोड डिस्पेल को ऐसे नीचे नहीं दिखाना चाहिए था। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि जो विक्टर है इस मैच का वो कोड डिस्पेल पीटियन याओ है। तो जो कोड डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि सीनियर ब्रदर उसने सिर्फ आधा मूव यूज किया है, वो भी एक एलीट को मारने के लिए जो भी 33 पीक का था। वो बड़े ज्यादा प्राउड से बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें हमें सरपास करना है कोड डिस्पेल्स को तो तुम्हें अपनी अगली जिंदगी में कर पाओगे ये, और तुम्हें अपनी अगली जिंदगी का वेट करना पड़ेगा। तो जो सिंपल डिस्पेल्स होते हैं 33 पीक के वो बोल रहे होते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास तो सिर्फ पीटियन याओ ही है, हमारे पास तो हुआ टियानमिंग है, लूजेंग है और भी बड़े ज्यादा है, और अभी तुम नहीं बोल सकते कि कौन फर्स्ट प्लेस ले पाएगा इस ऑल पीक कंपटीशन में। तो वो कोड डिस्पेल्स हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं लूजेंग और हुआ टियानमिंग वो दो बच्चे स्काई रेलम के, तुम्हें क्या लगता है वो हमारे सीनियर ब्रदर पी को हरा पाएंगे और उसके ओपोनेंट बन पाएंगे? तो ऐसे कोड डिस्पेल्स की और नॉर्मल 33 पीक के डिस्पेल्स की फाइट हो रही होती है। तो रेफरी होता है वो बोलते कि बकवास करना बंद करो, हम बैटल्स को कंटिन्यू करेंगे और तुम्हें भी अपनी स्ट्रेंथ लड़के बतानी पड़ेगी, बकवास करने से नहीं। फिर रेफरी अनाउंस करते हैं कि अगला मैच ड्रिजल पीक लूजेंग वर्सेस कोड डिस्पेल मोयुजिन। मोयुजिन ब्लश करके बोल रही होती कि मैंने इस मैच के लिए बड़ा ज्यादा वेट किया है और चलो ये फाइनली मैच आ गया है, चलो देखते हैं इस बार कौन जीतता है और तुम कैसे भागते हैं लूजेंग। लूजेंग बोलता कि मेरा हिसाब बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं इस मैच के लिए वेट नहीं कर रहा था जरा भी, क्योंकि मुझे नहीं पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा अगर मैं जीत जाऊंगा तो। मोयुजिन बोल रही होती कि तुम श्योर हो क्या तुम मुझे हरा पाओगे? लूजेंग बोलता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी चिंता मत करो। मोयुजिन बोल रही होती अच्छा ग्रेट है ये तो, मैं तो ओरिजिनली ऐसे तुम्हें थोड़ी सी पनिशमेंट देना चाहती थी पर तुमने मेरा माइंड चेंज कर दिया है, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं तुम्हें घोड़ा बना दूंगी और तुम्हें राइड करूंगी। भाई क्या बातें कर रही है। फिर वो अपने कांटों को निकाल लेती है, भाई ये लड़की पागल है। डिस्पेल्स बोल रहे होते हैं कि अब तो भाई लूजेंग को कौन बचाएगा, अगर वो हार जाएगा तो ये छोटी सी राक्षस बच्ची उसको घोड़ा बना के घुमाएगी, ये तो कुछ ज्यादा बकवास कर रही है। तो डिस्पेल बोल रहे होते हैं कि चुप रहो यार, इसको सुनाई दे गया तो ये आ जाएगी और हमारी जीभ को काटने को बोलेगी, जल्दी से मैच ही देखते हैं हम। फिर वो लूजेंग की तरफ अपने कांटे को फेंकती है, लूजेंग उसे डोज कर लेता बड़ी आसानी से। मोयुन मूव कर रही होती है इतनी फास्ट कि उसके क्लोन्स दिखाई दे रहे होते हैं। फिर मोयुन अपना अटैक यूज करती है 1000 क्लोन्स फेदर स्टेप और अपने बड़े ज्यादा क्लोन्स को क्रिएट कर देती है। लूजेंग सोच रहे होते हैं कि ये तो इसकी मतलब शैडोज नहीं है जो कि फास्ट मूव करने पे फॉर्म होती हैं, ये एक टेक्निक है। फिर जो सारे जो क्लोन्स होते हैं वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देते हैं। लूजेंग वहीं पे चुपचाप खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो टेक्निक है वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है जितनी की जियांगशी ली की थी, मैं अब इसे बता सकता हूँ तुम कहाँ पे हो। लूजेंग के ऊपर वो अटैक्स हर तरफ से आ रहे होते हैं पर लूजेंग बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है उन्हें अपने स्वॉर्ड स्टेप से और रुक जाता है वहीं पे ही। मोयुजिन बोल रही होती है कि तुम क्यों रुक गए, वो भी ब्लश कर रही होती है, भाई कितना ब्लश करेगी ये। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है, वो क्लोज कॉम्बैट में फाइट कर रहे होते हैं, वो किक कर रही होती है लूजेंग पर लूजेंग डोज कर रहा होता है और रोक रहा होता है उसे। वो कुछ देर ऐसे क्लोज कॉम्बैट में फाइट कर रहे होते तो लूजेंग बोलता है कि तुम्हारे जो अटैक्स है वो यूजलेस है मेरे लिए, मैं तुमसे बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर वो पीछे की तरफ कूद जाती है और वो बोल रही होती है मैं अब कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे खिलाफ, मुझे वो मूव यूज करना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। भाई इसके मुंह में स्क्रैचेस लगे बेचारी। ओए यार मैं कोई सिंप सुम्प नहीं हूँ ठीक है। पीटियन याओ बोलते कि जूनियर सिस्टम हो, ये एक छोटा सा मैच है, तुम्हें वो मूव यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ब्रदर पी को बोलते है अगर मैं उसको यूज नहीं करूंगी तो मैं हार जाऊंगी यहाँ पे। पीटियन याओ बोलते कि तो क्या हो तुम हार जाओगे, मुझे ये बिलीव नहीं कि लूजेंग उतना ज्यादा तुम्हारे खिलाफ अटैक को यूज करेगा और तुम्हें इतना ज्यादा पनिश करेगा। पीटियन याओ बोलता लूजेंग ब्रदर मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो लूजेंग बोलता हाँ मैं इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा चीजें तुम्हारे लिए। फिर वो थोड़ी सी चुप हो जाती है और जो पीटियन याओ होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है, लूजेंग भी। फिर वो अपने थ्रोन को घुमा रही होती है और बोल रही होती है नहीं तुम मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाओगे पर मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बनाऊंगी। फिर जो अपने कांटे होती है वो दोनों अपने फोरहेड्स और जो अपने शरीर में जो डिफरेंट एक्यूपेंचर पॉइंट्स होते हैं वहां पे दबा देती है और अपने ग्रीन फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है। जो पीटियन याओ होता है वो स्पीचलेस हो जाता है, उसके पास कुछ वर्ड्स नहीं होते हैं बोलने के लिए। जो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं लेजेंडरी बीस्ट ग्रीन फिनिक्स। जो मोजिन यू है उसके पास ग्रीन फिनिक्स बॉडी है, ये इसकी वजह से हो सकता है कि इसके पास है एक ग्रीन फिनिक्स का ब्लड इसके शरीर में।
तो एक डिस्पेल बोल रहा था पर ये जो ग्रीन फिनिक्स है ये तो सिर्फ ब्रांच है एक लेजेंडरी बीस्ट फिनिक्स की, पर ये कंट्रोल कर सकता है पावर ऑफ विंड्स को। ऐसा लगता है लूजंग हार जाएगा यहाँ पे। वो बोल रही होती कि मुझे नहीं पता पर मैं तुम्हें सच्ची बड़ा ज्यादा हेट करती हूँ, मुझे तुम्हें एक लेसन देना पड़ेगा। वो अपनी फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और एक बड़ा सा ग्रीन फिनिक्स उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है उसकी एनर्जी से। भाई बड़ा कूल लग रहा है। लूजंग गहरी सांस लेते और बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे भी थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। डिस्पेल्स होते वो बोल रहे होते स्वॉर्ड, लूजंग एक स्वॉर्ड मैन है, क्या मैं अंधा हो गया, क्या मेरे को चीजें दिख रही हैं? और एक डिस्पेल बोल रहा होता है ये स्वॉर्ड ऊपर से एक डिवाइन वेपन है। दूसरा बोल रहा होता है कि इसका क्या मतलब, लूजंग ने अभी तक अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया इस पूरे टाइम में, इसके पास कितने ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स हैं। हुआ टाइमिंग सोच रहा होता है अच्छा ये स्वॉर्ड्समैन भी है, इसको तो बस थोड़ी सी एनलाइटमेंट मिली थी स्वॉर्ड इंटेंट में, इसलिए अच्छा ये मेरे स्वॉर्ड स्टेप्स को लर्न कर पाया। अब मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ हमारी बैटल के लिए। तो पैट्रियार्च भी बोल रहा होता है कि कितनी ज्यादा पागल लड़की है, ये मोयूजिन अपनी ग्रीन फिनिक्स बॉडी को अभी से यूज करने लग पड़ी है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूजंग एक स्वॉर्ड्समैन भी है। मुझे देखना पड़ेगा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका स्वॉर्ड इंटेंट किस लेवल पे है। एल्डरजू बोल रहा था कि हाँ हम कुछ ज्यादा बुढ़े हो गए हैं, क्योंकि सेक्ट जो है वो टैलेंटेड बंदों से भरा हुआ है, हमारा क्योंकि सेक्ट बड़े ज्यादा लकी है। पैट्रियार्च बोल रहा था हाँ एल्डरजू, ये अब स्वॉर्ड ऑफ लूजंग वर्सेस ग्रीन फिनिक्स बॉडी का जो मैच होगा वो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे अब भी लगता है कि लूजंग कोई और मिरेकल क्रिएट कर सकता है। तो एल्डरजू बोलता है कि हाँ इस बार कुछ ज्यादा मिरेकल्स हुए और अजीब अजीब सी घटनाएं हुए लूजंग के साथ, उसने ऐसे मिरेकल्स किए जो कि कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता। फिर लूजंग बोलता कि मैं फाइट करने से पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे इतने ज्यादा हेट क्यों करते हो? मोयूजिन बोलते कि इसमें कोई रीजन नहीं है, मैं बस तुम्हें मारना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों। पर लूजंग बोलता चलो ठीक है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि तुम कब मुझे मारोगे। फिर लूजंग अपने स्वॉर्ड को जमीन में घसता है और अपने पूरे ओरा को रिलीज कर देता है। वो ओरा उसे बड़े ज्यादा खतरनाक तरीके से कवर कर रहा होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 45 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, शेयर करो, सब्सक्राइब